तो जब ठंड बढ़ जाती है ना, तो सुना होगा काफ़ी लोगों ने बोलते हैं कि वायरस फैल रहा है, वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। सिमिलरली कभी कुछ हो जाता है किसी को, सब बोलते हैं यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में और क्या काम है हमारा? तो वायरस सब जगह आपने सुना होगा। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ना जिंदा है ना उसको मरा हुआ कहेंगे, वो कहीं बीच में रहता है। और क्यों है ऐसा और इसकी वजह से हर कोई कंफ्यूज क्यों है, ये अभी बात समझोगे आप। तो वायरस जो होता है ना, उसका बहुत सिंपल आर्किटेक्चर होता है। वो बेसिकली एक प्रोटीन का कैप्सिड होता है। कैप्सिड मतलब एक कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए रहता है, या फिर आरएनए, या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल उनका। तो उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होगा और वो एक प्रोटीन में बंद रहेगा। सिंपल चीज, इतना सा एक वायरस होता है। इसके अंदर कुछ अपने कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, इसके अंदर खुद के कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं। जबकि बैक्टीरिया जो होता है उसके पास अपने अपरेटस होंगे, उसके पास वो प्रोटीन प्रोडक्शन कर पाएगा, वो अपने को डिवाइड कर पाएगा, अपने खुद को मूव कर पाएगा। वायरस में कुछ नहीं होता ऐसा, बहुत मिनिमल। इसीलिए हर कोई कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वायरस को बाहर छोड़ दो, वो हवा में उड़ता रहेगा बस। वो तब तक उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक उसको डिवाइड नहीं करना है। जैसे ही उसको डिवाइड करना होगा, वो क्या करेगा, वो एक होस्ट ढूंढेगा सबसे पहले। वो होस्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, वो इवन दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है। तो एक बहुत 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 सारे होस्ट हो सकते हैं एक वायरस के। तो जब हमारे वायरस को रेप्लिकेट करना होता है ना, तो वो एक होस्ट को ढूंढेगा, उसके अंदर जाएगा, उसके मशीनरी यूज़ करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वायरस मेरे अंदर आया, तो वो मेरे अंदर के जो सेल्स होंगे उनको यूज़ करेगा ताकि वो खुद डिवाइड कर सके, और फिर वो जाके मेरे शरीर से बाहर निकलेगा और दूसरी जगह फैलेगा। तो इस मैकेनिज्म की वजह से ना, वो टेक्निकली जिंदा तभी होता है जब वो मेरे अंदर है। एक बार मेरे अंदर से बाहर है, वो फिर से एक प्रोटीन के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल, बस उतना सा। उसको तुम सालों छोड़ दो, उसको तुम मिलियन ऑफ ईयर्स छोड़ दो, कुछ नहीं होगा उसको। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने ग्लेशियर्स से वायरस निकाले हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। वो उतने साल पहले जो वायरस होंगे वो सारे के सारे बर्फ़ में जम गए, वो तब से वहीं पे थे। अभी ग्लोबल वार्मिंग हुई, वो बर्फ़ पिघली उतने सालों पुरानी, और वो पुराने वायरस बाहर आए, और वो अभी उनको भी रिवाइव कर पाए। तो बहुत 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 ज़्यादा ये लोग ज़िंदा रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग कंपैटिबल रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। वायरसेस सिर्फ बुरे नहीं होते हैं, इनका काम काफ़ी जगह में यूज़ होता है। अभी जैसे मैंने बैक्टीरियल वायरसेस की बात करी, वो बैक्टीरियल वायरस अपने गट माइक्रोबाया के बारे में सबने सुना होगा, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं। अभी रिसेंट स्टडीज से पता चला है कि हमारे पेट के अंदर वायरस भी होते हैं, वही वायरस जो उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और फिर बाद में उनका पूरा एक इकोलॉजी बनी रहती है। तो ये काफ़ी रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं। काफ़ी वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि बाहर में जाके चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। साइंस को काफ़ी सारी चीज़ें मिली है वायरसेस से। साइंस में अगर आप बायोलॉजी में अगर काम करो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में सुना होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्चुअली वायरसेस के वजह से आए थे, बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं जिनको। आपके जो ट्रांसपोजोन्स हुए थे, आपको ट्रांसडक्शन हुआ था, सब के सब वायरसेस होते हैं। वायरसेस आजकल ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ हो रहे हैं पूरे, और काफ़ी काम के लिए होते हैं। तो वहाँ उस स्टेज तक पहुँचने के लिए पहले थोड़ी रिसर्च होती है। इसको बोलते हैं बायो इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग ऑफ वायरसेस। ये आजकल बहुत चल रही है। फन फैक्ट, मेरी पीएचडी भी इसी में है। तो वायरसेस जो होते हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन वायरसेस को लेते हैं और उनको थोड़े थोड़े से उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं। उनको कुछ चीज़ ऐड करनी होगी, उनको कुछ डिलीट करना होगा, कोई हार्मफुल जीन डिलीट करना होगा। इन सब चीज़ों को ऐड करके वो एक अपना कस्टम वायरस बनाते हैं, और उसको फिर बेसिकली एक टूल की तरह यूज़ करते हैं जो कि वो दूसरी जगह भेज सकें और अपना काम करवा सकें। किसी को ड्रग डिलीवरी करनी है, किसी को कुछ करना है, और बाकी सब काम। बायो इंजीनियर्ड वायरस का बहुत जगह यूज़ है। एग्रीकल्चर में यूज़ है, आपके वेटनरी चीज़ों में यूज़ है, मेडिकल यूजेस बहुत सारे हैं, आपके रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं। हम लोग एक्चुअली जान रहे हैं कि वायरसेस इन्फेक्ट कैसे करते हैं, बेसिक साइंसेस रिसर्च होती है। बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है बायो इंजीनियरिंग वायरसेस में। लेकिन इसी की एक उल्टी साइड भी है, बायो टेररिज्म साइड। उसके भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ का। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत केयरफुली रिसर्च करना पड़ेगा, और इसीलिए
ये अभी काफ़ी एक क्लोज फील्ड है, काफ़ी नया फील्ड है। तो शुरू करने से पहले बायो इंजीनियर वायरसेस में जाने से पहले देखते हैं कि नेचुरल वायरसेस कैसे काम करता है। तो नेचुरल वायरस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक प्रोटीन का एक कैप्सिड रहता है, उसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए या फिर अपना जेनेटिक मटेरियल कोई सा भी, अलग अलग टाइप के होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बहुत टाइप के होते हैं। तो उस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, और जब वायरस डिवाइड करता है ना, तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है, इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं। जेनेटिक मटेरियल हमारा जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना था, जैसे ATGC, और यही सब जगह फैले रहते हैं एक जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में। तो जब एक वायरस डिवाइड करता है तो वो टेक्निकली अपनी एक परफेक्ट कॉपी बनाता है, लेकिन जो कॉपी करने वाले हैं, जो मशीन फोटो कॉपी करती है वायरस के जीनोम को, वो परफेक्टली कॉपी नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं पे गलतियां करती है, छोटी मोटी गलतियां। वो एक जीन को कुछ और की जगह बदल देगी, वो एक न्यूक्लियोटाइड को लेके कहीं पे ATAA है, वो उसको ATGAA कर देगी, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया। लेकिन उस एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से कई बार क्या होता है, उस वायरस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उस वायरस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसीलिए कोविड हो गया, आपकी HIV हो गई, ये सब वायरसेस के लिए को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। HIV तो अभी भी बिल्कुल पूरा अनकंट्रोलेबल है। तो इनके लिए वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि अपना जीनोम चेंज कर देते हैं इतनी जल्दी। वो जाएंगे, वो इतनी जल्दी अपना अंदर म्यूटेशन ले आएंगे कि जब तक हम लोग उसके लिए ड्रग बनाएंगे तब तक वो उस चीज़ को पार कर चुका होगा, वो उस चीज़ के रेजिस्टेंट हो चुका होगा, उस चीज़ में काम ही नहीं करेगी। लोग साइंटिस्ट ड्रग बनाते हैं जो कि उनके आउटर शेल को टारगेट करें, लेकिन तब तक उन्होंने अपने आउटर शेल का टाइप ही चेंज किया, अपना कैप्सिड का टाइप ही चेंज कर दिया। इस वजह से वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सारे के अगेंस्ट नहीं, बट कुछ के अगेंस्ट। तो स्टडी करने के लिए ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन नेचुरल वायरसेस को उठाते हैं, इनका जीनोम सीक्वेंस करते हैं। जीनोम सीक्वेंस में उनके डीएनए को रीड करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को रीड करते हैं कि उनके अंदर हो क्या रहा है, वो है क्या, किस टाइप का है। काफ़ी स्टडी करेंगे, वो देखेंगे वो किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, वो देखेंगे कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, वो देखेंगे वो कितनी जल्दी रेप्लिकेट करता है, वो कितनी जल्दी डिवाइड करेगा, कितनी जल्दी ग्रो करता है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं एक के बाद एक। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यार बायो इंजीनियर करेंगे अगर हम वायरसेस को, तो क्या वो हमेशा उनको डेंजरस बनाना हुआ? तो जैसा मैंने आपको अभी पहले बोला, नहीं। कोई भी बोलता है कि वो इंजीनियर कर रहा है वायरसेस, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको डेंजरस बनाने के लिए कर रहा हो। इनफैक्ट रेगुलेशंस हैं इनके अगेंस्ट कि हम किसी भी चीज़ को कुछ डेंजरस नहीं बना सकते हैं। मेरी PhD जो है, मैं वायरसेस को इंजीनियर कर रहा हूँ ऑफकोर्स, और जब भी मुझे सैम्पल्स यहाँ से मतलब UK से कहीं बाहर भेजने होते हैं, तो एक फॉर्म होता है पूरा, वहाँ पर लिखना पड़ता है पूरा कि मैं जो सैम्पल्स भेज रहा हूँ उनमें कोई गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन नहीं। गेन ऑफ फंक्शन एज कि मैं उसको कोई नई ज़्यादा इन्फेक्शियस तो नहीं, मैं उसको मैं कोई नई जीन तो नहीं दे रहा हूँ, नई चीज़ तो नहीं दे रहा हूँ मैं उसको, जिससे वो और इन्फेक्शियस हो जाए। अगर वो है तो पहली बात इलीगल है, दूसरी बात मैं उसको शिप नहीं कर सकता हूँ बाहर जगह। तो सबके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और प्रॉपर सब ने चीज़ें रखी हुई हैं, सारे गाइडलाइंस है सब जगह में कि मैं किस चीज़ में काम कर सकता हूँ, किस चीज़ में नहीं, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है। तो सब कुछ कंट्रोल होता है। वायरस को हम लोग इंजीनियर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा डेंजरस बनेगा, इसका मतलब ये है कि हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हम उसको यूज़फुल बना रहे हैं हमारे काम के लिए। तो सबसे पहला जीन थेरेपी। काफ़ी साइंटिस्ट आजकल क्या कर रहे हैं कि वो जीन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो वायरसेस ले रहे हैं, वायरसेस को टैग कर रहे हैं या फिर उनके अंदर अपने ड्रग्स डाल रहे हैं, और फिर उसको अपने ह्यूमंस को इन्फेक्ट करवा रहे हैं उससे, और बाकी चीज़ों से इन्फेक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि वापस जाओ, वायरस कैसे काम करता है, वो जाएगा इंसान के अंदर जाएगा, उसके सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, इंसानों वाला वायरस। सिमिलरली बैक्टीरिया वाला वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, और बाकी सब चीज़ें। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये जाके अपना जीनोम दे रहा है, अगर हम इसका जीनोम बदल के या फिर वो जो भी इसका टॉक्सिन है जो इसका, उसको जो दे रहा है, उसके बदले अगर हम कोई अपना फ़ायदेमंद ड्रग डाल दें तो वायरस क्या करे, वो स्पेसिफिकली उसी जगह में जाएगा जहाँ पे हमें इसे भेजना है, और वहाँ पे जाके हमारा ड्रग डिलीवर कर देगा। तो इसको जीन थेरेपी बोलते हैं। वो काफ़ी जाके वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी कर सकता है। फन फैक्ट, हमारा आईजिम टीम है जो यहाँ पे शेफील्ड में, वो भी कुछ इसी टाइप के काम कर रहे हैं, बट वायरसेस के साथ नहीं। हम लोग एक्सोसोम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और AAVs यूज़ कर रहे हैं। तो
अगले पॉइंट में AAVs, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस, ये भी सिमिलर काम करते हैं कि इसमें भी हम लोग अपने ड्रग्स डाल सकते हैं, वो जाके इन्फेक्ट करेंगे और हमारी ड्रग डिलीवर। इस रिसर्च के तरीके को ब्रॉडली जीन थेरेपी बोलते हैं। बहुत कॉमन हो रही है आजकल बिल्कुल हाइप है इसका, बायोटेक में सब जगह ये चल रहा है। दूसरा, वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स जो आप बनाते हैं, कि आप देखा होगा बचपन से वैक्सीन ले रहे हो वो सब क्या होते हैं? वो कुछ नहीं होता, सिर्फ वायरस होते हैं। वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक जिंदा वायरस लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से ठंड के जुकाम की वैक्सीन बनी है कोई, वो क्या करेंगे, ठंड के जुकाम के वायरस को लेंगे, उसके सारे टॉक्सिक पार्ट्स को हटा देंगे इंजीनियर करके उसको। यहाँ पे फिर से बायो इंजीनियरिंग काम आती है। उसके सारे टॉक्सिक पार्ट्स को हटा देंगे और सिर्फ उसका एक शेल टाइप का बचेगा। अब क्या होता है, अब वो हमारी बॉडी को देते हैं। अब बॉडी देखेगी, अरे बॉडी को पता नहीं है कि ये वैक्सीन है या फिर ये एक्चुअली में वायरस है। बॉडी समझेगी एक्चुअली में कोई वायरस है और वो उसके अगेंस्ट डिफेंसेस बनाएगी। अब पहली बार में उसको याद रखना होगा, तो पहली बार जाएगी, वो पहले देखेगी क्या है या है, और हमारे डिफेंसेस खड़े होंगे। बट हम लोग बीमार नहीं पड़ते ज़्यादा, क्योंकि वो एटेन्यूएटेड होता है, उनके सारे टॉक्सिन्स पार्ट हटाए गए हैं, तो वो सेफ है, पूरा हार्मलेस है। हल्के फुल्के बीमार सब मोस्ट लोग पड़ते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से पड़ते हैं, हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है उस वायरस को मारने के लिए और सब तैयारी कर रही है, तो उसके साथ हम हल्के बीमार पड़ते हैं 2 या 3 दिन के लिए। बट अगर एक्चुअली में उस टाइम में वो वायरस आता, वो फुल वायरस उसके टॉक्सिन के साथ, तो बहुत बुरा होता। तो इस वजह से वैक्सीन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है वायरसेस के बायो इंजीनियरिंग से। तीसरा टाइप होता है ऑन्कोलिटिक वायरस। ऑन्कोलिटिक जो बायो वाले होंगे समझ में आ रहा होगा। ऑन्कोलिटिक मतलब जो कैंसर के सेल्स को मारते हैं। तो जो वायरसेस हैं, इनको टारगेट किया जाता है कि ये, इनको इस तरीके से इंजीनियर किया जाता है कि ये लोग जाएंगे हमारी बॉडी में और कैंसर सेल्स को टारगेट करेंगे, सिर्फ उन्हीं को मारेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा एक हाइप फील्ड है, इसमें काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो आइडियली अगर ये सब सक्सेस हो गया तो उससे क्या होगा, हम लोग वायरस लेंगे, वो वायरस स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स में जाएंगे, भले ही वो कहीं पे भी हो, क्योंकि वायरस है वो मोबाइल होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, और वो उस जगह में जाके कैंसर सेल्स को मार देंगे। चौथे तरीके से जो वायरस बायो इंजीनियर किए जा रहे हैं वो है रिसर्च टूल्स की तरफ से। तो इन वायरसेस को हम लोग टूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिपोर्टर कर सकते हैं कि रिपोर्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वायरसेस में वो लोग क्या करते हैं, टैग लगा देते हैं कोई, जो कि चमकेगा, फ्लोरेसेंट टैग्स बोलते हैं उनको। तो वो क्या होते हैं, उन वायरसेस में उस टैग को लगा देंगे और वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए भेज देंगे। वो वायरस जहाँ जाके चिपकेगा वहाँ पे मतलब हमारा सेल है, और वो उस हिसाब से ढूंढ के हम लोग सेल को टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली कि हाँ, क्योंकि वायरस है, वायरस में हमने कुछ टैग लगा रखा है जो कि चमकता है। अब हमें सेल नहीं पता है कहाँ है, लेकिन वो वायरस जहाँ भी जाके सेल में चिपकेगा, वो वो टैग हमारा चमकेगा, तो उस चमकने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे सेल है। तो काफ़ी रिपोर्टर्स की तरह यूज़ होते हैं। काफ़ी हम लोग वायरसेस को और डेवलप कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको रिसर्च में यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने पहले बोला था, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की वजह से, तो वायरस क्या करते हैं, जीन स्वैप आउट कर सकते हैं जगहों के साथ, अपने प्लाज्मिड्स डिलीवर कर सकते हैं काफ़ी जगह, हमारे काफ़ी काम कर सकते हैं एक्चुअल बेसिक साइंसेस में, जो कि एक प्रॉपर साइंस को एडवांस करें। तो हम लोग टूल्स बनाते हैं, साइंस टूल्स बनाती है ताकि वो खुद को, साइंस को ही एडवांस कर सके। ये सब तो है, ये सब बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो वायरसेस का काम बहुत हेवीली रेगुलेटेड होता है, हम लोग कोई भी ऐसे जाके नहीं कर सकते। काफ़ी वायरसेस के लिए अलग लैब्स बनी होती हैं। तो यहाँ यूके में बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 होता है वो ऑर्गेनिजम्स, या फिर वो वायरसेस, ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ को लेता है, वो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। लेवल 2 होता है वो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, बीमार कर सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में लीथल नहीं होंगे। कुछ केसेस में लीथल होता है, मार सकते हैं इंसान को, लेकिन मोस्ट केसेस में लीथल नहीं होगा। लेवल 3 होता है कि वो जो कि इंसान को मार सकते हैं लेकिन उनके ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और लेवल 4 होता है कि वो जो इंसान को मार सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इबोला हो गया, और कोविड का शुरुआत में, अब तो खैर थोड़ा ठीक है, बट कोविड का शुरुआत में मेरी लैब जो है बायोसेफ्टी लेवल 2 है, तो मतलब वो मार सकती है, बट मेरे ऑर्गेनिज्म जिसमें मैं काम करता हूँ वो मार सकते हैं, बट वो उनके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और वो मोस्टली लीथल नहीं होता है। तो वायरसेस का काम यूजुअली
2 से 4 के बीच में होता है। 4 में हो गया आपका एड्स वगैरह के वायरस, 3 में हो गया आपका बाकी कोई दूसरे वायरस, 2 में हो गया आपके थोड़े शॉर्ट जैसे ज़ुकाम वुकाम वगैरह के वायरस, इन सब चीज़ों के। तो इन सब के लिए टाइट रेगुलेशंस रहती हैं। जो ये लेवल मैं बोल रहा हूँ ना, उनकी फिजिकल लैब अलग होती हैं। आपको पीपी किट पहननी पड़ेगी, पूरा सब कुछ केस कवर वगैरह करना पड़ेगा। सबके सेफ्टी लेवल्स होते हैं, सबको एक प्रॉपर रेगुलेट किया जाता है। तो काफ़ी कंट्रीज़ में ये सब रेगुलेटेड है और कोई भी जाके ऐसे कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे एथिकल कंसिडरेशंस भी आ सकते हैं। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि यार बायो टेररिज्म वगैरह कर सकते हैं, और एक्चुअली में यूज़ हुआ है इन सब चीज़ों का। बायो टेररिज्म के लिए भी काफ़ी प्लॉजिबल कॉजेज़ हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वायरसेस को ज़्यादा एडवांस किया जा सकता है, लेकिन इनके प्रूफ बहुत कम है। नो डाउट कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है बैकग्राउंड में वायरसेस को और ख़तरनाक बनाने के लिए, ताकि वो बायो वॉर्स कर सकें, बायो टेररिज्म कर सकें। जैसी न्यूक बनाते हैं कंट्रीज़, वैसी इन सब में भी रिसर्च चल रही है। इनफैक्ट काफ़ी सिमिलर रिसर्च यहाँ यूके में भी हो रही थी, बट वो स्पोर्ट्स में होती है। एंथ्रैक्स स्पोर्ट्स है, एंथ्रैक्स का नाम सबने सुना होगा। एंथ्रैक्स स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी रिसर्च होती थी शुरुआत में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बहुत हाइप था, अभी बहुत कम है। जो भी हो रही है वो सब अंडरग्राउंड हो रही है, तो मतलब पब्लिक को कुछ नॉलेज नहीं है, हेंस मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं है। बट मोस्टली ये सब काम जो होते हैं वो एक एथिकल साइड को कंसिडर करके करने चाहिए। सारी जो कंट्रीज़ हैं उन सब ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि बायो वेपन्स बैंड हैं सब जगह में, बायो वेपन्स यूज़ नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज़ बना नहीं रही हैं, ऑफकोर्स कोई ना कोई कहीं ना कहीं बना ही रहा होगा। अगर कोई कंट्री वायरसेस को ज़्यादा हार्मफुल बना सकती है तो भी हमारे पास तरीके हैं कि उन चीज़ों को भी काउंटरएक्ट कर सकें, क्योंकि बायो इंजीनियरिंग एक टूल है। अगर किसी ने अपने चाकू को शार्प किया है तो हम उसी चाकू को दोबारा से ब्लंट भी कर सकते हैं। बायो इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो वायरसेस को ज़्यादा इन्फेक्शियस भी बना सकती है, लेकिन उसी टेक्निक से हम लोग उनको ज़्यादा हेल्पफुल भी बना सकते हैं। और मोस्ट 99.9% रिसर्च उनको ज़्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए काम हो रही है। तो इसी सब चीज़ के साथ आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज के दिन। किसी को कोई क्वेश्चन हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।